Good morning, everyone. So, as you know, our this chapter oscillations is now going to finish, and we have the last topic that is related to some definitions here that we will finish today. Okay, तो इसके बाद हमारा चैप्टर जो है दैट विल बी फिनिश्ड. फिर लास्ट चैप्टर वेव्स हम स्टार्ट करेंगे. तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको स्टडी करनी है एंड दोज डेफिनेशंस आर रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस. किस टाइप का ऑसिलेशन है उससे रिलेटेड स्टडी करनी है डेफिनेशंस. तो टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है ये. सबसे पहली डेफिनेशन आपकी आती है फ्री ऑसिलेशंस. फ्री ऑसिलेशंस का मतलब होता है ऐसे ऑसिलेशंस जो एक बॉडी अपने आप से करती है और अपनी ही फ्रीक्वेंसी से करती है. यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट कि सपोज दैट बॉडी जो है वो 1 मिनट में 2 ऑसिलेशन ही कर सकती है. ये उसकी फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड कहना चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनीशन है, फॉर्मूला है, वो आपको पता है कि पर सेकेंड या यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी. तो एक बॉडी की कैपेबिलिटी है कि वो 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस ही कर सकती है. तो सपोज दैट उसको 2 ऑसिलेशंस ही कराए जा रहे हैं, फोर्स लगा के उसको 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस ही कराए जा रहे हैं. तो बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है, जो ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है, वो कभी कम नहीं होगा. मतलब वो हमेशा, क्योंकि 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन उसको करना है, तो उसका ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ये तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कभी डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस करने पड़ते तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो कम हो जाती. उतनी कैपेबल नहीं थी कि वो 1 सेकेंड में 3 ऑसिलेशंस कर सके. तो सबसे पहले फ्री ऑसिलेशंस का मतलब है कि बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उससे ऑसिलेट करती है. और दूसरी नेसेसरी कंडीशन है कि उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ. एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, जितना है उतना ही रहे. ओके, लेकिन नेचर में ऐसा कोई भी आइडियल केस नहीं मिलता है जिसमें ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ना बदले, क्योंकि बॉडी की अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी भी हो, लेकिन कुछ ऐसे रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं आसपास जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं. जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन अगर आप ऑब्जर्व करें, तो सिंपल पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है. अगर उस पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना लगे हों तो हमेशा वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा. जितनी डिस्टेंस पे जा रहा है उतनी डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा. लेकिन जैसे यहाँ आसपास एयर रेजिस्टेंस मौजूद है या फिर किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस हो सकता है जो इसके मोशन का अपोज करेगा. तो अगर आसपास रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, अदर रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, क्योंकि कितने फोर्सेस उस जगह प्रेजेंट हैं. जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से. हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर लग रहा हो, क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे फोर्सेस चेंज होते हैं. कोलम्बिक रिपल्जन भी हो सकता है, क्योंकि जो बॉब है वो चार्ज्ड है या नहीं है. तो कुल मिलाकर बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, चाहे उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो या बहुत कम हो, लेकिन प्रेजेंस है उनकी. तो क्या होता है कि हर एक मोशन का, हर एक जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है. लेकिन अगर ये डिक्रीज नेग्लिजिबल है या बहुत देर में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको फ्री ऑसिलेशंस में काउंट कर सकते हैं. लेकिन ये आइडियल केस है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड कम ना हो. तो डेफिनेशन आप लिखेंगे कि इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन slightly displaced from its position of equilibrium and left, it starts oscillating with a frequency of its own. तो जब इस तरह से हम डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगती है. तो दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस. डायग्राम ऐसा होता है. तो देख रहे हैं आप, मेंटेन्ड हेड डिस्टेंस मीन पोजीशन से, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रही है. जितना अपसाइड है उतना ही यहाँ डाउनवर्ड्स है, और वो लगातार कितने भी ऑसिलेशंस हो जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है. तो आइडियल केस है, ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन जगहों पर हम मान सकते हैं कि जो है ये फ्री ऑसिलेशंस है. एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे. वाइब्रेशंस ऑफ द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. तो आपको पता है ट्यूनिंग फॉर्क एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसकी प्रोंग्स कहलाती हैं. इसको जब रबर पैड पे हिट करते हैं तो ये जो प्रोंग्स हैं ये मोशन में आती हैं. तो इनका जो वाइब्रेशन है वो भी फ्री ऑसिलेशंस का एग्जांपल हो सकता है. वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार,
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी बहुत टाइम के बाद में फिर बंद होता है। और बॉब ऑफ अ पेंडुलम, ये भी हम मान सकते हैं कि फ्री ऑसिलेशंस का ही एग्जाम्पल है। फिर फ्री ऑसिलेशन का एक जस्ट अपोजिट केस होता है डैम्ड ऑसिलेशंस। तो वर्ड डैम्पिंग या डैम्ड का अगर आपको ग्रामेटिकल मीनिंग पता है देन इट इज़ वेरी गुड। डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना। तो आपने देखा था फ्री ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड मेंटेन था, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि बॉडी को ऑसिलेट कराया, बहुत जल्दी से वो रेस्ट में आ जा रही है, बहुत जल्दी से उसके जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और फिर बॉडी रेस्ट में आ जा रही है, तो ऐसा वाला केस। तो देख रहे हैं आप, एम्पलीट्यूड पहले हाई था फिर लो और इस तरह से इस डायरेक्शन में जाके बहुत कम होता जा रहा है। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जैसे एयर में अगर आप सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करें तो बहुत देर तक ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन अगर वाटर के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर कराएं उसको मोशन, या ऐसी जगह कराएं जहाँ एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस जगह पे क्या होगा कि उसके जो ऑसिलेशंस हैं वो जल्दी रुक जाएंगे। तो उस केस को हम ले सकते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एग्जांपल। तो फिलहाल डेफिनेशन ये होगी कि द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एग्जाम्पल्स इनके हैं ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इन अ फ्लूइड, या फिर ऑसिलेशंस ऑफ अ स्विंग इन एयर। जो स्विंग होता है, जो झूला होता है, वो एयर में जब ऑसिलेशन करता है तो वो भी जल्दी रुक जाता है। अब आता है एक ऐसा केस जिसको हम बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्री ऑसिलेशंस थे वो कहीं भी आइडियल केस में नहीं आ रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जा रहे हैं, एक टाइम के बाद बॉडी रुक ही जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बॉडी के ऑसिलेशन कम हो रहे हैं, तो जहाँ भी कम हो रहे हैं वहाँ पर हम उतना ही फोर्स लगा दें। जैसे सपोज दैट पहले सिंपल पेंडुलम यहाँ तक जा रहा था, फिर यहाँ तक जाने लगा, तो जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड कम होने लगा हमने फिर से फोर्स लगा दिया और वो यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि जब किसी को ये जो स्विंग होता है ना, तो जब किसी को झूला कोई पर्सन ऐसा है जो उसको झूले को पुश कर रहा है, वो आगे जा रहा है, तो जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट हुआ तो उसने फिर से फोर्स लगा के पुश कर दिया, फिर से उतना ही हो गया। तो चाइल्ड स्विंग जो होता है, बच्चों का जो झूला होता है, वो इसी तरह से मेंटेन करके रखा जाता है कि उसका जो है वो रुकने से पहले उसको एक बार पुश कर देते हैं। तो वो मेंटेन्ड ऑसिलेशंस का एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखा जाता है। दोज आर मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। तो इफ टू एन ऑसिलेटिंग सिस्टम एनर्जी इज continuously supplied from outside at the same rate, then its amplitude can be maintained constant. Such oscillations are called maintained oscillation. एग्जाम्पल में ट्यूनिंग फॉक का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉक भी आते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता रहता है और वो चलते रहते हैं। चाइल्ड स्विंग, बच्चों का झूला मैंने आपको बताया। और हाँ, जो क्लॉक पेंडुलम है उसको देखा होगा आपने, उसके कभी भी ऑसिलेशन कम नहीं होते हैं, तो उसके अंदर भी जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे एनर्जी लगातार सप्लाई की जाती है। तो ये सब मेंटेन्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल हैं। फिर आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन और मेंटेन्ड में फ़र्क हुआ, क्योंकि मेंटेन्ड में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है, तो जितना था उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया, मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसकी जितनी कैपेबिलिटी थी उससे ऑसिलेट करेगी या उससे ज़्यादा से या उससे कम से, बस एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर उसको हम उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहलाते हैं। तो व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नॉट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो फोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, तो वो कहलाते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर जो है इसके एग्जाम्पल्स भी लिखने अगर हो सकते हैं, तो व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, स्टेम का मतलब वही प्रॉन्ग्स को स्टेम बोला जाएगा, ये स्टेम है। तो किसी ट्यूनिंग फॉक को अगर प्रेस करते हैं रबर पैड पर तो बहुत तेज़ साउंड निकलती है। अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो साउंड निकलने का रीज़न वही है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ साउंड निकलेगी। एक ये एग्जांपल हो सकता है कि फ्री हैंड जो है सिंपल पेंडुलम का, उसको हाथ में पकड़ के तेज़ी से अगर जर्क देते हैं तो भी वो बहुत तेज़ मूव करता है। फिर आते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन प्रैक्टिकल केस भी है। रेजोनेंस हर उस जगह आता है जहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन, अगर हम बहुत कॉमन वर्ड्स में बोलें तो रेजोनेंस वो होता है जहाँ पर बॉडी की अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उतना ही अगर उसको फोर्स दे दिया जाए। बहुत कॉमन वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा समझिए जैसे किसी की कोई जो है हॉबी है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है, जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, और मान लीजिए किसी एक्टिविटी में उसको वही टास्क दे दिया गया, जैसे आपको ड्राइंग पसंद है और टास्क भी आपको मिला है कि आपको ड्राइंग करनी है बहुत अच्छी, तो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, मतलब आपको जो पसंद है वही आपको दे दिया गया, तो आपका वर्क बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली। किसी को सिंगिंग पसंद है और किसी गेम में उसको टास्क मिला सिंगिंग का, तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छी सिंगिंग होगी। बस ऐसा ही समझ लीजिए रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंट ऑसिलेशन का मतलब जैसे एक बॉडी की कैपेबिलिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये थी कि वो 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन कर सकती थी बॉडी, ठीक है। अब उसको उतना ही फोर्स लगाया गया, मतलब कि उस इतना फोर्स उसको दिया गया कि वो 1 सेकंड में 2 ही ऑसिलेशन करे। तो जब ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल इतनी थी, उसको उतना ही काम भी करना है, तो बॉडी बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली वर्क करेगी। और अगर ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला केस हो तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट जब किसी घर के पास से गुजरता है तो विंडो पेन्स जो हैं वो चटक जाते हैं या उनमें वाइब्रेशन बहुत तेज़ होता है। उसका रीज़न क्या है कि एयरक्राफ्ट जब घर के पास से निकला तो उससे निकलने वाली जो वेव्स थी वो किससे टकराएंगी, विंडो पेन से, कांच से टकराती हैं। और कांच से टकराने से कांच की एक फ्रीक्वेंसी थी कि वो इतना वाइब्रेट कर सकता था। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी उस वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच हुई तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, और कभी बहुत तेज़ अगर वाइब्रेट करता है तो वो चटक भी जाता है। पहले के टाइम में ये भी कहा जाता था कि पहले के जो वो होते थे म्यूजिशियंस, तो उनका जो म्यूज़िक होता था या सिंगिंग होती थी वो इतनी पावरफुल होती थी कि जो ग्लास टम्बलर होते थे वो टेबल पे रखे रखे टूट जाते थे या मूव करने लगते थे। उसका भी रीज़न यही है कि अगर सिंगिंग करना स्टार्ट करें या म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करें तो जो नोट्स और टोन्स निकलते हैं, जो वेव्स निकलती हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी और जो आसपास कांच की चीज़ रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो वो क्या करेगी, अपने आप से मूव करना स्टार्ट करेगी, जिसको पहले के टाइम में मैजिक बोला जाता था। तो ये कहलाती है रेजोनेंस का फिनोमेना, और जो ऑसिलेशंस होते हैं वो रेजोनेंट ऑसिलेशंस कहलाते हैं। तो इट इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही केस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे मैच कर जाती है, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। इस वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है और ये कहलाते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस, और फिनोमेना कहलाता है रेजोनेंस। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता भी दिए हैं, एयरक्राफ्ट पासिंग नियर अ बिल्डिंग शैटर्स इट्स विंडो पेन्स, और ग्लास टम्बलर या फिर चाइना वियर जो शेल्फ पे रखा है वो कभी कभी किसी पर्टिकुलर नोट या टोन के बजाने से टूट जाता है। तो नाउ योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।